तो लेटरल ऑब्लिक अप्रोच जो है उसमें अल्टरनेट करते हैं 10 सेंटीमीटर क्रेनियल, 10 सेंटीमीटर वेंट्रल टू ट्यूबर कॉक्सी। देखो इसमें आ भी गया है। और ये पोजीशन है, और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पोजीशन के अनुसार ही काम, ठीक है। लेकिन पोजीशन आपको हमेशा ये बताते हैं कि हम राइट जगह पे हैं, ठीक। जैसे आपको कार्निवल नर्व ब्लॉक करना है, लेकिन आपको पोजीशन नहीं पता है, तो कार्निवल नर्व ब्लॉक कैसे करोगे? लेकिन पोजीशन पता है तो इधर थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर इधर उधर कर सकते। तो ये बात है, पोजीशन शुड बी नोन। और फिर हो गया वेंट्रोलेटरल अप्रोच, जो हम लोग अभी करते हैं ज़्यादातर। उसमें क्या है, मोस्टली मैं बताया कि पाइसमेट्रिक फीटस या जो भी डिलेट केसेज है उनमें करते हैं। तो एक इमेजिनरी लाइन हम खींचते हैं, कहाँ से कहाँ तक, वो स्टाइफल जॉइंट से लेके नेवल तक, ठीक, पैरेलल टू द मिल्क वेन, तो मिल्क वेन के पैरेलल रहेगा, ठीक। या फ्लैंक फोल्ड से पैरेलल कर देंगे लास्ट रिब के बॉर्डर तक, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट भी कुछ लोग आ रहे हैं अभी भी। वेंट्रल मिड लाइन या पैरामीडियन अप्रोच क्या है, इसमें सुपाइन पोजीशन में ले लिए। सुपाइन मतलब कि डॉर्सल लिगामेंट्स में ले लिया, फिर बीचों बीच वेंट्रल मिड लाइन लिया या थोड़ा सा बगल कर लिया, मीडियल टू द मिड लाइन, देन दैट इज कॉल्ड पैरामीडियन अप्रोच, ओके। और लो फ्लैंक मेथड, अभी जस्ट मैंने आपको लो फ्लैंक मेथड बताया कि जो लेटरल लिगामेंट्स में करते हैं, लेफ्ट लेटरल ज़्यादातर, राइट में भी कर सकते हैं, लेकिन राइट में इंटेस्टाइन का दिक्कत आएगी, वही प्रॉब्लम आएगी यहाँ। तो इसमें क्या करते हैं, 15 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स प्रोसेस से बिलो कर देते हैं, नीचे कर देते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर लंबर वर्टिब्री की जो भी ट्रांसवर्स प्रोसेस है उससे। और कहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे, मिल्क वेन तक, मिल्क वेन के जस्ट ऊपर तक सीधा इंसिजन दे देंगे, तो वो हो गया लो फ्लैंक मेथड। मिल्क वेन के पैरेलल थोड़ा देंगे तो वो हो गया वेंट्रोलेटरल अप्रोच। बस ये आसान है, सारे बहुत कठिन नहीं है। अब क्या है, ये नोट याद रखना है कि पैरालंबर फोसा और लेटरल ऑब्लिक जो है, पैरालंबर फोसा और ऑब्लिक तो बताया अभी आपको, तो उसमें क्या करना है, स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे, और सब में बाकी में आप रिकमेंडेशन यूज करते हैं मोस्टली, ठीक। अब ये आ गया, देखिए अभी फ्लैंक अप्रोच का इसमें नहीं दिया है, ये ऑब्लिक है, तो ये ऑब्लिक वाला है। और ये हो गया वेंट्रोलेटरल अप्रोच, और ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऊपर है, यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये पैरामीडियन अप्रोच हो गया, ये मिड लाइन इंसिजन है, बीचों बीच देखो है ना, बीचों बीच फिर पैरामीडियन, फिर उसके ऊपर मिल्क वेन के जस्ट आगे, मतलब पैरेलल है, थोड़ा सा दूर है। बहुत बार जो बफलो में क्या होते हैं, मिल्क वेन थोड़ा ऊपर होती है, तो वही भी याद रखना है कि मिल्क वेन कटने ना पाए, समझे। आपको यहाँ तो मिल्क वेन फिगर में ज़्यादा दूर इसने दिखा दिया, क्योंकि मिल्क वेन यहाँ लगभग होगी, लगभग इसने ये गलत बना दिया है, उधर भी रहेगी, उस साइड में भी ये भी है, उस साइड में ज़्यादा नहीं रहती है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा प्रॉम्प्ट है। तो लेफ्ट पर आप क्या करना है, सर्जिकल टेक्निक्स कैसे करना है, क्या कैसे शुरुआत करनी, कैसे अंदर जाना है, फिर उसके बाद कैसे सूचर करना है, कैसे सूचरिंग करना यूट्रस का, फिर कैसे वापस आना है, कैसे फिटस निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्जिकल टेक्निक्स है, जो कि एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टैंडर्ड है लेफ्ट पैरालंबर फोसा का अप्रोच बता रहा हूँ, और इसी को फॉलो करते हैं, और में भी कर सकते, और में भी हम करते हैं, मोर और लेस सेम रहता है। देन प्रिपेयर द साइट, मतलब सर्जिकल साइट प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद एनेस्थीसिया देना है, आप समझिए गए, लोकल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल भी साथ साथ दे सकते हो। स्किन इंसिजन कितना देना है, 10 to 12 इंच, जो मैंने साइट बताई वहाँ से उस साइट पे 10 से 12 इंच, जो 30-35 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद इंसाइज क्या करना है, उसके बाद जस्ट आएगा कौन सा लेयर आपका एक्सटर्नल, वैसे सबका टिश्यू आता है उसको भी करना है, लेकिन फेसिया रहेगा, लेकिन मेनली जो है वो है एक साइड एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक मसल, देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये तीनों मसल को आपको काटना है, ठीक।
और उसके बाद क्या है, मसल लेयर कट गई, देन आफ्टर द पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम, बेसल पेरिटोनियम आएगा। फिर ओमेंटम, मोमेंटम को क्या करना है, मोमेंटम जनरली एक फैट टिश्यू की तरह रहता है, उसको या तो साइड कर दीजिए या उसको भी कट करना है। मोमेंटम और ये सब पेरिटोनियम या मसल लेयर को कट करने के लिए ज़्यादातर सीजर यूज करना है। स्किन स्कीजन में आप दीजिए स्कैल्पल ब्लेड, ओके। लेकिन मसल लेयर में भी एक निक मार के फिर उसके बाद सीजर से आप काटेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई, मसल लेयर को कट करना है कैसे। फिर पेरिटोनियम को भी आप थोड़ा सा निक दिया आपने ब्लेड से, स्कैल्पल ब्लेड से, उसके बाद आपने सीजर से, ब्लंट सीजर जो है उससे आपने, ठीक ठीक। देन मोमेंटम को उसी तरह करना। फिर देन क्या करना है आपको, जैसे मोमेंटम करोगे तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक तो र्यूमन उधर दिखेगा, अगर लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो र्यूमन दिखेगा, और दूसरा एक यूट्रस दिखेगा। तो यूट्रस और र्यूमन जब दोनों दिखेंगे तो आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा यूट्रस और कौन सा र्यूमन है। सम टाइम हम क्या करते हैं कि निडल मार के पंचर देख लेते हैं, तो अगर उसका स्मेल गैस वगैरह का जो है उससे, या फ्लूइड रिमिनल फ्लूइड आएगा दूसरे तरीके से होता है, और फीटल फ्लूइड दूसरे तरीके से होता है, उससे भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच सब मैं बता रहा हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड है कि आप ग्रेविड हार्न को पहचानना सीखिए। पहचान लिया, फिर उसको आपने बाहर निकाल लिया थोड़ा सा, और उसके बाद ग्रेटर कर्वेचर, हार्न हार्न में भी ग्रेटर और लेसर कर्वेचर होता है। ग्रेटर कर्वेचर, जहाँ ग्रेटर कर्वेचर से क्यों, वहाँ ब्लड वेसल्स वगैरह थोड़ा कम होती हैं, तो उस ग्रेटर कर्वेचर पे इंसिजन देना है, इंसाइजन ग्रेटर कर्वेचर, ठीक। तो ग्रेटर कर्वेचर पे इंसिजन देना है। इंसिजन देने के बाद आपको क्या करना है, फीटस को रिमूव करना है। फीटस कैसे रिमूव करना है, अगर एंटीरियर पोजीशन में है तो क्या होगा, एंटीरियर पोजीशन में फीटस है तो इसका मतलब है उसका फीटस का जो है हेड वो बर्थ कैनाल की तरफ है, तो हाइंड लिम्ब जनरली आपको हाइंड लिम्ब मिलेगा। जब यूट्रस को आप इंसाइज करेंगे तो हाइंड लिम्ब मिलेगा, क्योंकि फोर लिम्ब तो आगे की तरफ रहेगा। अगर हाइंड लिम्ब मिल रहा है तो हाइंड लिम्ब को आप एक प्रेस करिए, उस हाइंड लिम्ब के जस्ट ऊपर हल्का से निक मारिए, देन सर्जरी सीजर से उसको कट करिए यूट्रस को। यूट्रस जब सीजर से कट कर देंगे, देन ज़्यादा लंबा इंसिजन नहीं देना यूट्रस में, इतना देना है सफिशियंट, 10-12 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का, कि जिससे फीटस आसानी से निकल जाए। और लेकिन ये भी नहीं करना कि कम इंसिजन रहेगा तो आप फीटस निकाल रहे हो उस समय टीयरिंग होगी तो टीयरिंग शुड बी अवॉइडेड। बेटर है कि आप कट करिए सीजर से रादर देन टीयरिंग, ओके। मसल लेयर में कभी कभी एक जो नया अभी टेक्निक आई है, मसल लेयर को हम जब कटते हैं उसमें क्या करते हैं, मसल और पेरिटोनियल लेयर को ब्लड लॉस कम हो तो उसमें हम क्या करते हैं, एक निक दिया, थोड़ा सा सीजर से किया, सीजर से कट किया, देन हम फिंगर से उसको फैलाते जाते हैं, then it will lead to less blood loss, okay। this is kind of new techniques। न्यू क्या है, मतलब ये मोस्ट ऑफ सर्जन इसको अपना रहे। फीटस रिमूव कर दिया, उसके बाद सारा फीटल मेम्ब्रेन अगर इजीली रिमूव है, देन यू रिमूव ऑल द फीटल मेम्ब्रेन, ओके। देन इंट्रायूट्राइन एक्बोलिक जो भी है, इंट्रायूट्राइन ड्रग्स हैं जो भी, जैसे फ्यूरिया बोलस से क्लिनिक्स, इन सबको इंसर्ट कर देंगे। फिर क्या करना है, उसको यूट्रस को लवाज करेंगे, पेरिटोनियल यूट्रस को भी लवाज कर देंगे नॉर्मल सलाइन से। देन आफ्टर द लवाजिंग हमें यूट्रस को जल्दी से सिलना है, यूट्रस को सूचर करना है, सूचरिंग ऑफ द इनसाइज्ड यूट्रस। उसमें दो तरह से डबल रो लैम्बर्ट सूचर और कुशिंग सूचर करना है, ठीक। तो लैम्बर्ट और कुशिंग सूचर पैटर्न करना है। लैम्बर्ट और कुशिंग सूचर पैटर्न पता है, अगर सूचर पैटर्न पढ़ाया गया होगा तो लैम्बर्ट और कुशिंग सूचर पैटर्न करना है। उसमें क्या क्या यूज करना है, क्रोमिक कैटगट 2 या 3 नंबर या विक्रेल से कर सकते हैं। ये सूचर मटेरियल्स हैं, विक्रेल्स और क्रोमिक कैटगट सर्जरी में जब पढ़ोगे तो कभी आ जाएगा पूरा, वो तो पूरा पूरा एक चैप्टर ही सूचर मटेरियल्स का।
क्रोमिक कैटगट और एक्रिल क्यों कर देते हैं? एब्जॉर्बल सूचर पैटर्न, क्योंकि वहाँ अंदर तो आप जाके काट नहीं पाओगे, फिर एब्जॉर्बल है तो उसको हम कर सकते हैं आराम से, गल जाएगा। 45 दिन 65 दिन सबकी ड्यूरेबिलिटी है, कोई 35 दिन, कोई 45 दिन, कोई 60 दिन, कोई 90 दिन तक रहता है। एक्रिल अबाउट 60 to 90 डेज में अपने आप डिजॉल्व हो जाता है। फिर क्या करना है? देन क्लोज द मोमेंटम। मोमेंटम अगर आपने काटा है तो उसको भी आप कर देंगे, या सम टाइम हम अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो उसको निकाल भी देते हैं, बाहर भी कर देते हैं। देन पेरिटोनियल को पेरिटोनियम जो है, पेरिटोनियम को हमें फिर सूचरिंग करना है। तो क्लोज द पेरिटोनियम विद द कंटिन्यूअस सूचर पैटर्न। कंटिन्यूअस सूचर पैटर्न से पेरिटोनियम को करना है, लेकिन बीच बीच में लॉकिंग भी करते जाना है, विथ लॉकिंग। ओके, क्रोमिक कैटगट या विक्रिल से। विक्रिल ज़्यादा महंगा पड़ता है तो लार्ज एनिमल में हम करते हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो विक्रिल करो, ज़्यादा बेटर है। ओके, टूटने का दर कम है उसमें। क्रोमिक कैटगट इज आल्सो यूजफुल। देन एब्डोमिनल मसल को करना है उसी सेम तरह से, लेकिन कंटिन्यूअस लॉक एंड हॉरिजॉन्टल इंटरटून। कंटिन्यूअस लॉक सूचर पैटर्न जो भी मैंने बताया, कंटिन्यूअस सूचर विथ लॉकिंग, वहाँ करते थे बीच बीच में लॉकिंग पेरिटोनियम। यहाँ क्या है, मसल लेयर में हमेशा लॉकिंग पैटर्न हमेशा लाते, क्योंकि मसल का क्या है, टेंशन ज़्यादा है, तो लॉकिंग नहीं करेंगे तो अगर टूटा तो फिर वो एक साथ पूरा टूट दिक्कत होगी, तो लॉकिंग करना है। बीच बीच में बेटर है कि आप हॉरिजॉन्टल इंटरटून सूचर पैटर्न में मार दीजिए। हॉरिजॉन्टल क्या है कि जैसे आपने इंसिजन लाइन है, इधर से ले गए सूचर और इधर सूचरिंग किया, बाहर निकाल दिया। हॉरिजॉन्टल सूचर पैटर्न आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, ठीक। देन हॉरिजॉन्टल सूचर पैटर्न, और इस सूचर पैटर्न पढ़ा है कभी आप लोगों ने? बताइए कोई। नहीं थोड़ा सर, बहुत हुआ था, नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल में थोड़ा पूरा सा हुआ हुआ नहीं था। था। प्रैक्टिकल में सर 1-2 दिन बताया था कि ये ऐसे इंटरप्टेड है, ऐसे करो। तो हम लोग बस प्रैक्टिकल 1-2 कपड़ा को सिले थे। ठीक है, मेरे पास एक PDF है, बुक की, वो मैं शेयर करूँगा, तो उसमें सारा बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप उसको भी देख सकते हो, या मैं खुद ही एक दिन और एक्स्ट्रा क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब उसके बाद क्या करना है, जब हम जैसे हम इंसिजन दिया था स्किन में, फिर मसल में, फिर पेरिटोनियम, देन यूट्रस, हमें उल्टा आते हुए यूट्रस सिल दिया, यूट्रस का सूचरिंग कर दिया, देन उसके बाद पेरिटोनियम, देन मसल लेयर सूचर कर दिया। सम टाइम क्या करते हैं कि जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल है, एब्डोमिनस मसल है, उसको और पेरिटोनियम को एक साथ सिल देते हैं। सम टाइम क्या करते हैं, तीनों मसल लेयर और पेरिटोनियम को एक साथ सिल देते हैं। तो अपना अपना चॉइस है, और उसको कितना डिग्री का इन्फेक्शन है, क्या है, मतलब यूट्रस में भी दिक्कत आ जाती है और मसल लेयर में भी। जैसे यूट्राइन टॉर्सन का केस है, तो वहाँ हम अगर किए हैं यूट्राइन टॉर्सन में, तो वहाँ जैसे रोलिंग ज़्यादा कर दिया तो मसल और ये सब डैमेज रहते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको भी ध्यान में रखते हैं। पेरिटोनियल लेयर और इसको एक साथ भी सिल सकते हैं, जो आगे है थोड़ा सा। तो जहाँ हमने मसल को कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल मेट्रो सूचर से हमने उसको सूचर कर दिया। देन हमें क्या करना है कि स्किन इंसिजन करना है। स्किन इंसिजन में क्या करना है, ध्यान रखना, कॉटन या सिल्क या नायलॉन, मोस्टली नायलॉन यूज करना है, कि जो नॉन एब्जॉर्बेबल है, क्योंकि हम उसे बाहर से काट सकते हैं। ओके, और सस्ता भी रहता है इसलिए। तो उसमें क्या करना है, सिंपल इंटरप्टेड सूचर या कास्ट मैट्रिक्स या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सिंपल इंटरप्टेड मतलब एक ही जगह मारा, नाट निकल दिया। और क्रॉस मैट्रिक्स क्या है, एक तरफ से इधर ले आया, एक तरफ से, दोनों तरफ से क्रॉस कर दिया, इस तरह है, तो क्रॉसिंग हो गया। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब इस तरह है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जैसे सूचर लाइन के इस तरफ रहेगा दोनों, है, मैं बताऊंगा उसको। और वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया इस तरह का सूचर पैटर्न। तो ये सूचर पैटर्न आपको फॉलो करना है। सर फैसिया लेयर को मसल के साथ कर सकते हैं या स्किन के साथ करेंगे? फैसिया को सर, फैसिया को मसल के साथ कर देते हैं, स्किन के साथ। स्किन तो लास्ट है ना, स्किन तो बाहर है, उसको अपना स्किन स्किन ही रहेगी सब कुछ। स्किन सूचर से पहले एक काम कर सकते हैं कि सब कट सूचर पैटर्न डाल देते हैं। सब कट जो जितना डर्मिस लेयर है उसको हम सबक्यूटेनियस सब कट सूचर पैटर्न से करते हैं, तो जो स्किन अपोजिशन जल्दी हो जाता है। अभी जो न्यू टेक्निक्स है उसमें सब कट हमने सूचर पैटर्न में किया, सब कट लेयर का सूचर पैटर्न में किया, जैसे डर्मिस का, जैसे इन केस ऑफ बीचेज और उसमें
तो बाहर से सूचर पैटर्न करने की, सूचरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोज पोजीशन है, उस पर हमने एंटीसेप्टिक और ये सब लगाते रहे, बीटाडीन या और भी सोल्यूशन आते हैं, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट, ये सब, तो जल्दी से घाव भर जाता है और आराम हो जाता है। ठीक है, एक बात याद रखना है कि पेरिटोनियम और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल को एक साथ भी सिल सकते हैं लेफ्ट पैरालंबर फोसा में, और इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को एक साथ सिल सकते हैं सेकंड लेयर। लेकिन लेटरल जो ऑब्लिक अप्रोच है, जो थोड़ा सा लेटरल है, तो उसमें क्या करना है, पेरिटोनियम और ट्रांसवर्स को तो एक साथ सिल दिया हमने, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो है उसको हम अलग अलग सूचर पैटर्न करते हैं, क्योंकि टूटने का डर रहता है, वहां से थोड़ा हमने इंसिजन लाइन दूसरी है। ठीक, ये है, देखिए अब ये हम आपको बता रहे हैं, इसमें ये इंसिजन लाइन है लेफ्ट पैरालंबर फोसा में, और उसके बाद ऑब्लिक मसल को हमने कट किया। देन क्या हुआ कि हमने यूट्रस को जो है एक्सट्राइज कर लिया, मतलब बाहर की तरफ हल्का से निकाला प्रेग्नेंट हॉर्न को, उसके लिम्ब को पकड़कर फीटस के, या जो भी पार्ट थोड़ा सारा लिम्ब भी ज़्यादातर अप्रोच में रहेगा, तो उसको पकड़ के हमने फिर एक ग्रेटर कर्वेचर एरिया आपको ढूंढ के वहाँ पे कटिंग वो कर देना है, इंसिजन दे देना है बस। और फिर क्या है, उसको जब हमने इंसिजन दे दिया तो एक पहले तो इसको कैसे निकालना है, डार्सली, पहले डार्सली इसको दोनों लेग को बाहर निकाल लिया हमने, फिर डार्सल ट्रैक्शन देना, डार्सली देन लेटरली, पहले ऊपर खींचना डार्सली देन लेटरली, डार्सली ऊपर फिर लेटरली। यहाँ लेटरल का मतलब दूसरा हो गया, डार्सल मतलब एकदम जस्ट ऊपर, लेटरल मतलब थोड़ा एंगल बना के, तो वो जो है ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा, जैसे एंटीरियर प्रेजेंटेशन में। पोस्टीरियर में है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये एंटीरियर का है। लेकिन जब हिप लेवल पे आ जाएगा ना, हिप लॉक होने की कंडीशन आती है, तो इस समय यूट्रस का जो है टीयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसी समय ध्यान देना है कि जैसे हिप लेवल तक पहुंचेगा, मतलब या शोल्डर रीजन तक पहुंचेगा, इसमें तो उल्टा दिखाया है इसमें, हाँ सही है, तो शोल्डर रीजन में पहुंचेगा, पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में हिप रीजन में पहुंचेगा, तो उसको काउडली कर देना है, मतलब नीचे की तरफ जो डार्सली की है उसे नीचे की तरफ कर देना, काउडली देन लेटरली पीछे, ओके, ये आपको बेटर अप्रोच करेगा। ठीक है, देखो इसमें भी आपको दिखाया गया है, ये एंटीरियर प्रेजेंटेशन, पोस्टीरियर एंटीरियर प्रेजेंटेशन का है ये दोनों, और ये पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन का है। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर हेड पहले आ रहा है ना, पोस्टीरियर मतलब लेग बर्थ कैनाल की तरफ, ये है चीज़ें। और ये क्या है, ये इंटरलॉकिंग सूचर पैटर्न है, ये यूट्रस में भी यूज कर सकते हैं, और लेकिन आपको सूचर पैटर्न और दूसरी तरह से पढ़ाया जाएगा। तो पहले क्या करना है, एक नॉट बना लेनी है यहाँ पे सर्वाइकल एंड पे, यूट्रस के सर्वाइकल एंड पे एक नॉट बना देनी है, नॉट मारना है, देन उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, इधर एक मतलब ये अर्जेंट, इधर से एक क्या नाम है, निडल को इंसर्ट किया, इधर निकाला, सेम जगह, फिर इसी तरह यहाँ भी निकालना पड़ेगा, जैसे देखो निकला हुआ है इसमें, तो ये क्लोज करता जाएगा आराम से धीरे धीरे धीरे। ठीक, जैसे ये देखो यहाँ पे एक हमने यहाँ मारा, फिर दूसरा सूचर इधर इसी तरह ऐसे निकाल दिया, जैसे इसमें लगाया और निकाला, फिर दूसरी तरफ निकाला, तो एक अपने आप ही वो एकदम सिलता जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फीटल मेम्ब्रेन शुड बी रिमूव्ड एट टाइम ऑफ सर्जरी। ये प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, फीटल मेम्ब्रेन को निकाल देना है, बोथ आर्म को पहले निकालना है, जिससे कि इनोल्यूशन फास्ट नहीं होने पाए। इनोल्यूशन तेज होता है ना, जैसे हमने निकाला फीटस को निकाल दिया, तैसे ही इनोल्यूशन होता जाएगा। सूचरिंग के पहले वो दोनों हार्म को बाहर निकाल लेना, जिससे हम सूचरिंग में आसानी है, और सर्वाइकल एंड पहले सूचर करना है, देन उसके बाद आगे बढ़ना है क्रेनियली। ओके, सर्वाइकल एंड मतलब बर्थ कैनाल की तरफ। लार्ज वेसल्स को लाइगेट कर देना, जैसे ही ब्लड हेमरेज दिखे कहीं तुरंत उसको लाइगेशन करना है। लाइगेशन का भी तरीका है, वो करते हैं असिस्टेंट। यूट्रस को होल्ड करके रखना है अगर जब हम इसको सूचरिंग पैटर्न कर रहे हैं। ओके, सूचरिंग कर रहे हैं, क्या हो गया आपका, हुआ था क्या था? सूचरिंग ऑफ द suturing of the uterus should be from the cervical end.
सर्वाइकल लेवल से करना। पैरालंबर फोसा अप्रोच जब कहाँ नहीं अप्लाई करेंगे, एम्फाइसमेटेड फीटस है तो उसमें निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एम्फाइसमेटेड फीटस है, पैरालंबर फोसा अप्रोच कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आप स्टैंडिंग कंडीशन में करोगे, स्टैंडिंग पोजीशन में जब करोगे तो एम्फाइसमेटेड फीटस को निकालना आसान नहीं, इसलिए नहीं करते। और लेवाज करना यूट्राइन सिरोसा जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल सलाइन इन सबसे कर देना। लेकिन एक बात याद रखना है कि डेड स्पेस क्रिएट हो जाता है। जैसे हमने मसल सिला और पेरिटोनियल लेयर सिल दी तो बीच में क्या रह गया, डेड स्पेस। तो पेरिटोनियल लेयर जब हम सिल रहे हैं उसके बाद मसल सिलेंगे तो मसल में एक बार पेरिटोनियल को ले लिया, ठीक, पेरिटोनियम को ले लिया मसल लेयर में, बीच अंदर मसल लेयर को लेते हुए तो पेरिटोनियल को लेते हुए फिर से मसल लेयर को सिल दिया हमने, तो ये क्या करेगा, डेड स्पेस जो है उनको रिमूव कर देगा। और क्या करना है, जब भी सूचर हम किए, मान ली सूचर हमने एक पेरिटोनियल लेयर का कर दिया या यूट्रस के किया तो एक एंटीबायोटिक उस पर डीसी वगैरह जैसे डाइक्स्टिसिन एंड पेनिसिलिन ये सबको स्प्रिंकल कर दिया। देन हम पेरिटोनियल का किया तो उसको स्प्रिंकल कर दिया। देन मस्कुलर लेयर का किया उस पर स्प्रिंकल कर दिया। इसी तरह जब हम लास्ट स्किन इंसिजन में तो उसमें हम क्या करना है, बीटाडीन वगैरह सोल्यूशन क्योंकि बाहर से उसे कर सकते हैं, ठीक। और जब मसल और स्किन को कर रहे हैं, जैसे डर्मिस टिश्यू को हम डर्मिस के साथ मसल लेयर को एक बार एंकर कर देना है जिससे डेड स्पेस वहाँ भी रिमूव हो जाए। ये बातें ध्यान रखनी है। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, उसमें क्या है, कुछ नहीं, नेवल जो है काफ का वो ड्रेस कर देना, एंटीसेप्टिक ये सब बीटाडीन वगैरह लगा के कोलेस्ट्रॉल पे फीडिंग करना है। डैम के सामने करना, जैसे मेंटरनल बॉन्ड वो जो मेटरनल बॉन्डिंग वो जो ठीक से हो जाए। फिर डैम में क्या करना है, डैम में पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या है, ऑक्सीटोसिन डाल दिया, इससे कंट्रैक्शन तेज हो यूट्रस का तो जो भी कुछ उसके अंदर है यूट्राइन कंटेंट वो बाहर आ जाएगा। कैल्शियम थेरेपी कर सकते हैं, एंटीबायोटिक देंगे पोस्ट ऑपरेटिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो आप सब जान रहे हैं, जनरल सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव केयर शुड बी देना। यहाँ सूचर कटिंग कर देंगे, स्किन सूचर का 2 से 3 हफ्ते 14 दिन बाद। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, पोस्ट जैसे हमने सिजेरियन कर दिया उसके एक दिन बाद, कम से कम 2 दिन बाद जेनाइटल ट्रैक्ट का जो है एग्जामिनेशन करना। कैसे, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके उसको जस्ट एक बार हाथ फेर देना है, मतलब जिससे उसमें एडिजन न पैदा हो पाए। दूसरा इंसेमिनेशन करेंगे 60-70 दिन बाद अगर सिजेरियन हुआ है। जनरली यहाँ इंडियन कंडीशन 90 दिन बाद ही हो रहा है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, उसमें सब कट एम्फाइसीमा हो सकता है, एडिजन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकती है, सिरोमा हो सकता है, सिरोमा फॉर्मेशन, वुंड एसेंस हो सकता है, मतलब कि सीरस फ्लूइड वहाँ पे अगल बगल हो जाएगी, एब्सेस हो सकता है सूचर लाइन पे, नर्व पैरालिसिस हो सकती है, इंजरी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर जैसे एनेस्थीसिया ज़्यादा है वो खड़ी हो गई तुरंत, उसके बाद फ्रैक्चर का काम अटेम्प्टिंग सर्जरी के तुरंत बाद खड़ा होने की कोशिश की तो पैरालिसिस के चांसेस ज़्यादा है। सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, 90 से 98% अगर बढ़िया से केयर की जाए। और भी तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज है उसको चेक करना है, मेट्राइटिस हो गई उसको बाद में हो सकती है क्योंकि आपने बहुत सेफ्टी कंडीशन नहीं मेंटेन हुई तो मेट्राइटिस। सेफ्टी कंडीशन मेंटेन होने के बाद भी जो है सेप्सिस के बाद भी मेट्राइटिस हो जाती है। मान लीजिए कि फीटस हमने अर्ली निकाल दिया तो आरोपी हो सकती है, कोई तुरंत नहीं। टॉर्सन के केस में नहीं होगा क्योंकि वहाँ फीटल मेम्ब्रेन तुरंत निकल जाती है, लेकिन और केसेस में हो सकता है। वेजिनाइटिस, मेस्टाइटिस डिसेंडिंग इन्फेक्शन से मेस्टाइटिस भी हो सकती है। यूट्राइन प्रोलैप्स बाद में हो सकता है। सूचर एब्सेस बता ही दिया। हर्निया हो सकती है, जैसे मान लीजिए मसल लेयर टूट गई, मसल का सूचर टूट गया तो वो हर्निया हो जाएगी, दिक्कत होगा उसमें। इनफर्टिलिटी कॉमन प्रॉब्लम है। पोस्ट ऑपरेटिव इनफर्टिलिटी क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। कंसेप्शन रेट लगभग 80% तक है बाद में सिजेरियन सेक्शन के, नॉर्मल में जहाँ 90 है। ये चीज़ें हैं। और अदर सर्जिकल साइट्स क्या क्या हैं अदर एनिमल्स में, हार्स में मिड लाइन इंसिजन करेंगे या पैरामीडियन या वेंट्रल फ्लैंक रीजन से भी करते हैं, जैसे काऊ में कर लिया, लेकिन मिड लाइन ज़्यादातर पैरामीडियन ज़्यादातर अप्रोच करते हैं हॉर्स में, ठीक है।
तो सीप गोट में वही पैरालंबर फोसा या लो प्लैंक वेंट्रल प्लैंक मेथड हो गया। ओके, और पिग में पैरालंबर फोसा और वेंट्रल प्लैंक मेथड या दोनों साइड, पिग में दोनों साइड कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। डॉग में या बीच में बीचेज जो होती हैं या कैट्स में हमें क्या करना है, मिड लाइन इंसिजन सभी लोगों ने देखा होगा यहाँ पे सर्जरी में, या फ्लैंक अप्रोच से भी ज़्यादातर, यहाँ पे ज़्यादातर फ्लैंक अप्रोच हम लोग कर रहे हैं, तो फ्लैंक अप्रोच भी कर। ये साइड्स हैं देखिए, सीप गोट साउ में, तो ये सब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत, थैंक यू सर। कोई क्वेरी हो तो अभी बता दो। Thank you, sir. हमारी क्लास है, मैं वहाँ शिफ्ट होना। ठीक, कोई क्वेरी Yes, sir. होगी Yes, तो sir. मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। Yes, sir. एक बार इसे पढ़ो दोबारा फिर से, तो समझ में आएगा। Yes, ठीक, sir. Yes, ठीक sir. है, Yes. ओके, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.